नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 यूनिट नंबर 7 डिफिब्रिलेटर्स। डिफिब्रिलेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेडिकल फील्ड दोनों के लिए। जब हार्ट का आपको जैसा हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का बहुत आवश्यक हिस्सा होता है। हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में। यदि हृदय की गति असमन्वित या अव्यवस्थित, जिसे कहते हैं अनकोऑर्डिनेटेड एंड चायोटिक होती है ना, अव्यवस्थित या असमन्वित, इसके कारण जो पंपिंग सिंक्रोनाइजेशन होता है, ब्लड को पंप करने के दौरान जो सिंक्रोनाइजेशन होता है हार्ट का अन्य बॉडी पार्ट्स के साथ, वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यदि हृदय का जो नियमित लय चल रही है, रेगुलर रिदम, जिससे वो पंपिंग प्रोसेस को कर रहा है, वो यदि गड़बड़ होती है तो ये अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या अनकोऑर्डिनेटेड पंपिंग या वर्किंग ऑफ हार्ट, अनकोऑर्डिनेटेड वर्किंग ऑफ हार्ट शुरू हो जाती है। इस प्रकार की जो वर्किंग है, जो अनकोऑर्डिनेटेड है और जो प्रॉपरली हृदय का काम नहीं करना, सिंक्रोनाइज तरीके से हृदय का काम नहीं करना, ये फिब्रिलेशन कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होना हृदय का, है ना, ये नियमित लय से यदि चलता रहता है तब तो ठीक है, हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन यदि इनके नियमितता में या इनकी रेगुलर रिदम में कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो फिर आप फिब्रिलेशन के स्टेज पर पहुंच सकते हैं। फिब्रिलेशन को हटाने के लिए, इसको क्योर करने के लिए डिफिब्रिलेटर की आवश्यकता होती है। डिफिब्रिलेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि फिब्रिलेशन को थोड़ा और गहराई में हम देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे टाइप ऑफ फिब्रिलेशन हम बात करते हैं तो एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये दो प्रकार के फिब्रिलेशन होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रक्रिया में जो एट्रियल पेशीय तंतुओं में विकार उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से एट्रियल संकुचन तथा विस्तारण प्रक्रियाएं अनियमित या अनियंत्रित हो जाती हैं। यह विकार एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल्स जो हैं वो पेशीय तंतुओं में विकार उत्पन्न करते हैं। वेंट्रिकुलर जो पेशीय तंतु हैं उनमें विकार यदि उत्पन्न हो जाता है, उससे भी पंपिंग का रिदम गड़बड़ होता है, सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ होता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की नौबत आती है।
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अत्यंत गंभीर हृदय विकार है। इस फिब्रिलेशन में रक्त का प्रवाह अवरोधित हो जाता है। रक्त का प्रवाह यदि रुक जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तथा रोगी कोमा में अथवा मृत्यु में जा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी संकेत से पी वेव पूरी तरह से गायब हो जाती है, जबकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अथवा टी वेव गायब हो जाती है। या एक और सीन हो सकता है कि ईसीजी संकेत की बेसलाइन में नॉइजी सिग्नल प्रदर्शित हो जाता है। रोगी को इस इर्रिवर्सिबल प्रोसेस से वापस लाने के लिए, बाहर लाने के लिए इमरजेंसी क्योर में हृदय को नुकसान से बचाने के लिए अथवा सुरक्षित रखने के लिए डिफिब्रिलेटर मशीन प्रयुक्त की जाती है। इस मशीन से रोगी को हाई वोल्टेज पर अल्प समय के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाला इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अचानक से जो उच्च विभवीय झटके या हाई वोल्टेज शॉक लगते हैं, उससे रोगी की जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसके बाद मसल फाइबर्स नॉर्मल फिजिकल पेसिंग को सेंस कर नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं। एट्रियल या वेंट्रिकुलर दोनों ही प्रकार के फिब्रिलेशन में डिफिब्रिलेटर यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो डिफिब्रिलेशन है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। यानी आप जब रोगी को ऐसी अवस्था में रोगी है कि उसका फिब्रिलेशन जो है फिब्रिलेशन से वो गुज़र रहा है और उसके हार्ट की पंपिंग ठीक से काम नहीं कर रही है, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, मूर्छित अवस्था में रोगी आ गया है, तो ऐसी अवस्था में डिफिब्रिलेशन किया जाता है जिसके अंतर्गत उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। शॉक जो दिया जाता है वो लार्ज सरफेस इलेक्ट्रोड्स द्वारा दिया जाता है रोगी के छाती पर उसे रखकर। ठीक है, ये जो झटका रोगी को दिया जाता है ये दो प्रकार से दिया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में रोगी के सीने पर और हार्ट ऑपरेशन के दौरान हार्ट पर प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय झटका दिया जा रहा है। हृदय पर जो प्रत्यक्ष रूप से झटका दिया जाता है, हृदय पर प्रत्यक्ष रूप से झटका
इंटरनल डिफिब्रिलेशन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत कम विभव पर प्रयुक्त किया जाता है, जबकि रोगी के शरीर अर्थात सीने पर दिया गया विद्युतीय झटका हार्ट पर नहीं देकर रोगी के आउटर जो चेस्ट है उसका, उस पर झटका देते हैं, तो वो झटका इंटरनल डिफिब्रिलेशन वाले झटके से ज़्यादा विभव का होता है और उसे एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन या बाह्य डिफिब्रिलेशन कहा जाता है। आपके एप्लीकेशन के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और ऑपरेशन के आधार पर एसी तथा डीसी। एसी डिफिब्रिलेटर्स तथा डीसी डिफिब्रिलेटर्स। एसी डिफिब्रिलेटर्स को इलेक्ट्रिकल सोर्स के रूप में ऑल्टरनेटिंग करंट से ऑपरेट किया जाता है, जबकि डीसी डिफिब्रिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए डीसी यानी डायरेक्ट करंट आवश्यक है। एसी डिफिब्रिलेटर में चूँकि एसी धारा काम में लेते हैं अपन, एसी काम में लेते हैं, तो उसकी जब नेगेटिव साइकिल है उसके दौरान एट्रियम फिब्रिलेशन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः एसी डिफिब्रिलेटर को प्राय प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे हमारी अगली क्लास में। एसी और डीसी डिफिब्रिलेटर्स को डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।